अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 5.1 की, जिसमें हम लेते हैं सबसे पहले पहला सवाल। यहाँ देखो, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है, और अगर एपी है तो क्यों है, ये बताना आपको। ठीक है, तो पहला सवाल देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना लगता है, ₹8। जैसे आपको ऐसे सवाल दिया है पहले का पहला। अब मान लो टैक्सी में यहाँ से बैठे, ठीक है, आप अगर किलोमीटर चलते हो, यहाँ से बैठते ही आपसे रुपए लेंगे आपसे प्रथम किलोमीटर के यहाँ तक पहुँचने के ₹15। ठीक है, उसके बाद में अगर आप 1 किलोमीटर और चलते हो तो प्लस ₹8 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो 15 और 8 कितने हो गए, 23। ऐसे ही फिर आगे 1 किलोमीटर अगर आप और जाओगे तो प्लस ₹8 और आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको टैक्सी का किराया देना है। तो कितने रुपए हो गए, 31। इस तरीके से आपकी क्या बनेगी, एपी या सूची बनेगी। तो यहाँ सूची बनाते हैं हम। पहला पद आ गया आपके पास 15, दूसरा आ गया 23, तीसरा आ गया 31। ऐसे ये मान चलते जाएंगे। तो यहाँ देखो, A1 का मान, जिसे हम ए भी बोलते हैं, प्रथम पद भी बोलते हैं, कितना है, 15। A2 का मान है 23 और A3 का मान है 31। ठीक है, एपी आने के बाद में, ये सूची बनने के बाद में आपको ये बताना होता है कि ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी। तो एपी बनाने के लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, सार्व अंतर। तो सबसे पहले हम सार्व अंतर प्रथम की बात करते हैं, D1, जो होता है A2 माइनस A3। A2 कितना है, 23 A2 माइनस A1। A2 कितना है, 23 माइनस A1 कितना है, 15। 23 में 15 गए 8। ऐसे ही D2 A3 माइनस A2, मान आएगा A3 कितना, 31 माइनस A2 कितना है, 23। 31 में से 23 गए 8। तो यहाँ देखो, D1 बराबर आ गया किसकी, D2 के। तो जब सारा अंतर बराबर आ जाता है तो बनने वाली सूची क्या बन जाती है, AP। तो यहाँ लिखोगे यह है एक AP है। तो इस प्रकार आपको देखना है पहला सवाल। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल देखो आपसे क्या कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। आपके पास इस टाइप से एक बेलन है, उसके अंदर आपको माननी है कि हवा आपके हिसाब से आप अपनी मर्जी से कितनी भी मान सकते हो, 32, 64, कितने भी। ठीक है, तो यहाँ देखो हवा है इसमें, अगर आप पंप से हवा बाहर निकालते हो तो प्रत्येक बार जितनी इसमें हवा है उसका 1/4 भाग क्या निकलता है, बाहर। ठीक है, तो यहाँ देखो, आप देखोगे, जैसे सबसे पहले तो मुझे मानना पड़ेगा, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, और मैंने मान ली 64 लीटर। ठीक है, अब देखो 64 लीटर है, इसका मतलब अगर 64 लीटर टोटल आपने माने, इसका मतलब अगर आप बाहर निकालोगे वायु पंप से तो 64 का 1/4 क्या निकल जाएगा, बाहर। तो यहाँ लिखोगे प्रथम बार में शेष तो 64 में से क्या घटा दोगे, 64 का 1/4 भाग टोटल में से। ठीक है, तो मान आ जाएगा 64 माइनस 64 में 4 करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6 चौके 24। तो कितना घट गया, 16। और 64 में से अगर 16 घटा रहे हो आप तो आपका मान आएगा 48।
लीटर। ठीक है, अब द्वितीय बार में आप पहले सवाल में भी ये चीज़ लिख सकते हो। अड़तालीस तो पहले से, उसमें से घटेगा 48 का 1/4, क्योंकि 48 का जो 1/4 है वो हवा बाहर निकल रही है, तो 48 गुणा 1/4। तो 48 में से 12 गए, कितने बचेंगे? 36 लीटर। ऐसे ही तृतीय बार की बात करूं, -36 गुणा 1/4, तो 36 - 4 एकम 4, 8 चौके 9 चौके 36 -9, तो कितना आएगा? 25 लीटर। तो इस प्रकार सूची आपके पास बनी है 64, 48, 36, 25। तो आपको एपी बताने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सार्वंतर। तो D1 का मान हो जाएगा A2 - A1 बराबर A2 कितना है? 48 माइनस A1 कितना है? 64, घट के कितना आएगा? 16 लीटर। ठीक है, ऐसे ही D2 A3 - A2 बराबर हो जाएगा, A3 कितना है? 36 माइनस A2 48, 36 में 48 जाएंगे तो 12 लीटर। ऐसे ही D3 A4 - A3, A4 कितना है? 25, A3 कितना है? 36 लीटर। ये माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ देखो 48 में से 64 जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का, यहाँ भी माइनस का 9 लीटर। अब यहाँ देखो, क्या D1 बराबर है D2 के? नहीं है ना, D3 बराबर है। तो यहाँ अगर सार्वंतर बराबर नहीं है तो यह है एक भी नहीं है। तो इस प्रकार आप दूसरा सवाल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं तीसरे सवाल की। देखो सवाल तीसरा क्या कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ जाती है। जैसे मान लो आपने ऐसे कुआं खोदा है कोई। तीसरा सवाल है, ठीक है। अगर आप प्रथम मीटर कुआं खोदते हो तो आपको लागत देनी पड़ती है 150। अगर जैसे ही आगे वाले मीटर पे बढ़ते हो तो एक्स्ट्रा उसमें कितने रुपए देने पड़ते हैं आपको? 50 रुपये। तो कितने हो गए टोटल? 200। फिर अगर आगे वाले पे बढ़ते हो तो कितने रुपए देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा? प्लस 50 यानी 250। ऐसे करके हर बार आपके कितने कितने रुपए ज़्यादा लगेंगे? 50 रुपये। तो यहाँ लिखना है आपको कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर 150 रुपये। ठीक है। अब दूसरे मीटर में खुदाई की लागत बराबर 150 प्लस में आपको 50 रुपये क्या देने पड़ते हैं? एक्स्ट्रा। तो टोटल कितने हो गए? 200 रुपये। ऐसे ही तीसरे मीटर में खुदाई की लागत, तो 200 प्लस में 50 एक्स्ट्रा लगते हैं, तो कितने लग जाएंगे? 250 रुपये। ऐसे आगे वाले भी आप मान निकाल सकते हो, अपने यहाँ तक ही देखते हैं। तो जो सूची है वो क्या बन जाएगी? 150, 200, 250, ऐसे ये मान चलते जाएंगे। तो यहाँ देखो, अपने को बताना है कि AP बनेगी या नहीं। तो यहाँ D1 का मान हम निकालेंगे A2 - A1। A2 कितना है? दूसरा पद यानी 200। A1 कितना है? 150। कितना आ गया? 50। ऐसे ही D2 A3 - A2। A3 कितना है? 250।
50, A2 कितना है 200, घटाया तो कितना आ गया 50। तो यहाँ देखो D1 किसके बराबर है D2 के, तो दोनों मान बराबर आ गए। इसका मतलब अगर D का मान बराबर है तो ये क्या बनेगी AP, तो यहाँ लिखोगे ये है एक AP है। ठीक है, इस प्रकार हमने बात की तीसरे सवाल की। अब हम बात करते हैं चौथे सवाल की। चौथा सवाल देखो क्या कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपये 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यहाँ देखो आपको क्या दिया है, मूलधन दिया है 10,000 रुपये, दर दिया आपको 8%, और समय आपको अलग अलग दिया है प्रत्येक वर्ष, तो अलग अलग निकालेंगे हम। ठीक है, यह समय लिख लो, समय कितना है 1 वर्ष, हर प्रत्येक वर्ष का ज्ञात करना है तो कितना हो गया 1 वर्ष। तो यहाँ आपको बताना है कि मिश्र धन कितना होगा। तो सबसे पहले देखो हम दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकालते हैं। तो मिश्र धन या तो आप सीधे सूत्र लगाओ या आप ये कर सकते हो कि मूलधन प्लस में ब्याज, और ब्याज भी कौन सा, सरल ब्याज। तो यहाँ देखो मूलधन प्लस में ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। मूलधन कितना है 10,000 प्लस मूलधन 10,000 गुणा समय 1 वर्ष, दर कितनी है 8% बटे में 100। तो 10,000 प्लस में 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो मान आया 800, तो टोटल मान आ गया 10,800। तो द्वितीय वर्ष में टोटल जो मूलधन बनेगा वो कितना बनेगा, मिश्र धन बनेगा वो 10,800। ठीक है, ऐसे ही अगर अगले वर्ष की मैं बात करूं तो अगले वर्ष के लिए मूलधन कौन सा होगा 10,800। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे मूलधन प्लस में ब्याज, मूलधन कितना आ गया 10,800, और इसी सूत्र में मान रखोगे 10,800 गुणा 1 गुणा 8/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 10,800 प्लस में जो मान आएगा वो आपका आ जाएगा 8 से गुणा करो, 8 8 64, 864, तो मान आएगा 11,664। ठीक है, ये अगले वर्ष का क्या आ गया मिश्र धन। अब अगर अगले वर्ष का निकालो तो अब अगले वर्ष का मिश्र धन निकालोगी तो अब जो मूलधन काम करेगा वो 11,664। मिश्र धन बराबर में सूत्र होगा मूलधन प्लस में ब्याज। ठीक है, तो मूलधन कौन सा हो गया 11,664 प्लस में 11,664 गुणा 1 गुणा 8/100। तो 11,664 प्लस में जो मान आएगा इनका भाग करने के बाद में वो आएगा 933.12, जोड़ के जितना मान आएगा वो कितना आ जाएगा 12,597.12। ये आगे अब अपने को ये मान लिखना है। देखो प्रथम वर्ष जो अपना मान है वो कितना है 10,000, दूसरे वर्ष 10,800, तीसरे वर्ष 11,664, चौथे वर्ष 12,597.12। अब आपको ये बताना है कि ये पी बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप मान निकालोगे D1 का। D1 होता है A2 माइनस A1। A2 यानी 10,800 माइनस में A1 यानी 10,000, घटाओ कितना आएगा 800। ऐसे ही D2 A3 माइनस A2। A3 11,664 में से क्या घटाना है 10,800, घटाओ आप कितना आएगा 11,664 में से 10,800 घटाना है 4 6 16 में से 8 गए 8 0
यानी 864। तो मुझे ये बताओ कि क्या मान बराबर आ रहे हैं क्या? D1 का मान 800 और D2 का मान कितना 864। बस इतना निकालना। अगर बराबर नहीं आ रहे तो आगे वाले मान से D1 का मान निकालने की या D2 या D3 का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से ही आप देख सकते हो कि D1 बराबर नहीं है किसके? D2 के। अतः यह एक AP नहीं है। तो इस प्रकार आप पहला सवाल देख सकते हो। ठीक है।